अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का जो सबक है ये 8वीं जमात के बच्चों के लिए है और मौजू जो हम पिछले 2-3 लेक्चरों से पढ़ते आ रहे हैं जाबिर बिन हयान है। तो कल हमने इस बारे में पढ़ा कि जाबिर बिन हयान ने दुनिया को सबसे पहले ये बताया कि ठोस चीज़ों को कैसे बुखारात में तब्दील किया जाता है या दवाओं को महफूज रखने का तरीका जिससे हम सब्लिमेशन कहते हैं वो भी जाबिर बिन हयान ने ही बताया। और जाबिर ने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। उसने लोहे पर भी तजुर्बात किया और लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद में तब्दील किया जाता है ये तजुर्बात भी जाबिर बिन हयान ने ही किए। जाबिर ने यह भी दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है और उसने चमड़ा रंगने का तरीका बताने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। अरक कशीद करने का आला भी जाबिर बिन हयान की ही ईजाद है और ये वो आला है जिससे हम रिटार्ड कहते हैं, इसी से अरक को कशीद किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा जाबिर ने मादनी तेज़ाब ईजाद किया और उसने उसके अलावा नाइट्रिक एसिड जिसको शूरे का तेज़ाब कहते हैं वो भी ईजाद किया और मुख्तलिफ बर्तनों को अपने जो उसके घर में बर्तन रखे हुए थे उनको उसने ज़ाया कर दिया क्योंकि जिस बर्तन में भी उसने नाइट्रिक एसिड डाला उस बर्तन में सुराख हो गया। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह इसके आगे पढ़ेंगे। आप अपनी किताब की तरह ध्यान रखिएगा। मैं पहले पढ़ता हूँ उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ते हुए ही समझ जाओगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ हुआ या कोई बात ऐसी हुई जो समझाने की हुई तो इंशाल्लाह समझाने की कोशिश होगी। जाबिर ने इस बात की परवाह न की बल्कि कसम कसम के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। जाबिर ने इस बात की परवाह ही नहीं। उसने जब देखा कि उसने जिस बर्तन में भी नाइट्रिक एसिड डाला, जिस बर्तन में भी उसने कलमी शोरे का तेज़ाब डाला, उस बर्तन में सुराख हो गया। लेकिन उसने इस चीज़ की परवाह ही नहीं की बल्कि जो भी घर में उसके बर्तन थे, जिस किस्म के भी बर्तन थे, उसने उसमें तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। इस कोशिश में उसके तमाम बर्तनों में सुराख हो गई और इसी कोशिश के दौरान यह कलमी शोरा जमा करने के दौरान उसके पास जो भी बर्तन थे उनमें सुराख हो गए। उसके पास चांदी की कटोरी थी, उसके पास एक चांदी की कटोरी थी। उसने तेज़ाब को इस कटोरी में जमा करना चाहा तो इसमें भी सुराख हो गया। उसने इस चांदी के कटोरी में भी तेज़ाब को जमा करना चाहा। उसने सोचा हो सकता है इसमें ही जमा हो जाए, चांदी का कटोरा ही बच जाए, लेकिन वो कटोरा भी सुराख होने से नहीं बच सका। वो भी मादनी शोरे का तेज़ाब था, उसकी जो तेज़ी थी उससे न बच सका और उसमें भी सुराख हो गया। अब उसके पास सोने का एक बर्तन बचा था, हुआ था। उसने उससे भी आजमाया, उसने उस पर भी कोशिश की कि देख लेते हैं इसमें ये महफूज रहता है या नहीं। सोने के उस बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर न हुआ, लेकिन सोने के बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर न हुआ, यानी कि इसमें कोई सुराख नहीं हुआ। सोने का बर्तन सुराख होने से बच गया। उसके पास शीशे का भी एक बर्तन था, उसके बाद एक बर्तन था उसके पास शीशे का। उसने उस पर भी उसने ये तजुर्बा किया। उसने अब शीशे के बर्तन पर भी ये तजुर्बा किया, यह भी उस तेज़ाब के असर से महफूज रहा और ये जो शीशे का बर्तन था ये भी इस नाइट्रिक एसिड की जो तेज़ी थी इसके असर से ये महफूज रहा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सोने का बर्तन और शीशे का बर्तन, ये दो बर्तन ऐसे थे जो इस तेज़ाब की तेज़ी से महफूज रहे, जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिनमें कोई सुराख नहीं हुआ। चनाचे अपने तजुर्बात का जिक्र करते हुए जाबिर लिखते हैं, जाबिर बिन हयान अपने तजुर्बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं। जाबिर क्या लिखता है? कलमी शोरे का तेज़ाब इतना तेज़ था कि कोई बर्तन बच न सका। कलमी शोरा जो है इस तेज़ाब की इतनी तेज़ी थी कि इससे कोई बर्तन ही नहीं बच सका। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी मिली जिन पर इस तेज़ाब का असर न हुआ। सिर्फ इसके घर में दो ही चीज़ें ऐसी थी जिन पर इस तेज़ाब का असर न हुआ, एक सोने का बर्तन था और दूसरा शीशे का बर्तन। इस अजीम साइंसदान ने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। इस अजीम बड़े को कहते हैं। इस बड़े साइंसदान ने, इस बड़े रुतबे वाले साइंसदान ने कई किस्म के तेज़ाब, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि इसने नाइट्रिक एसिड ईजाद किया और इससे पहले हमने दो दहातों से जो तेज़ाब बनाया जाता है वो भी मादनी तेज़ाब भी ईजाद किया, नाइट्रिक एसिड भी ईजाद किया। इसने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। उसने सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया। उसने ऐसा तेज़ाब भी ईजाद किया जिससे सोना पिघलाया जाता है।
مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں، لیکن مختلف قسم کے تیزاب کرتے کرتے اس نے اپنی آنکھوں کی قربانی دے دی، اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں جل گئی، اور اس کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی مختلف قسم کے تیزاب بناتے ہوئے انگلیاں بھی جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ لیکن اس نے جو یہ تحقیق کا کام شروع کیا تھا، اس نے جو یہ کھوج کا کام، اس نے جو سراغ لگانے کا کام، جو اس نے ریسرچ شروع کی تھی، وہ اس نے نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنے کام کو برابر جاری رکھا اور اپنے کام کو اس نے نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علمی کیمیا، کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی، جس نے کیمسٹری میں تجربات کر کے دکھائے، جس نے دنیا کو دکھائے کیمسٹری میں بھی تجربات کیے جاتے ہیں۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی، اور اس نے اس کی جو زندگی تھی، اس نے اس زندگی کے دوران صرف تجربات میں، اس نے اپنی زندگی کو صرف تجربات میں ہی صرف کیا۔ علمی کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا، اور یہ کیمسٹری جو ہے اس کے علم کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علمی کیمیا، کیمسٹری کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے۔ بابا آدم موجد کو کہتے ہیں جس نے کوئی چیز شروع کی ہو۔ جیسے ہم جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جس انسان کو بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو ایسے ہی کسی چیز کے شروع کرنے والے کو بابا آدم کہتے ہیں، اور اس عظیم سائنسدان کو علمی کیمسٹری کا بابا آدم یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق یہ کمپلیٹ ہو گیا جابر بن حیان۔ کل انشاءاللہ اس کے جو درسی کتاب کے سوال ہیں ان کی طرف انشاءاللہ ہم دھیان دیں گے۔ اس کے بعد جو لیکچر آئے گا اس میں کچھ سوال میں نے لکھے ہوئے ہیں، امید ہے کہ آپ ان کا جواب لکھو گے۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا جابر بن حیان چاندی کے برتن میں نائٹرک ایسڈ کو جمع کرنے میں کامیاب ہوا؟ نمبر 2، کیا سونے اور شیشے کے برتنوں میں نائٹرک ایسڈ سے سوراخ ہوئے؟ سوال نمبر 3، مختلف قسم کے تیزاب ایجاد کرنے کے دوران جابر بن حیان کی آنکھوں اور انگلیوں پر کیا اثر پڑا؟ سوال نمبر 4، جابر بن حیان دنیا کا پہلا ڈیش ہے جس نے ڈیش میں تجربات کو اہمیت دی۔ یہ خالی جگہیں ہیں، ان خالی جگہوں کو پورا کرنا ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو جابر بن حیان ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، اس عظیم مسلمان سائنسدان کے بارے میں، امید ہے کہ آپ کو کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ تو آج کا سبق اتنا ہی، کل انشاءاللہ آئندہ آگے اور پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔